Good morning dear students. This is the DS मीणा फ्रॉम सेंट एसनबर्ग पब्लिक स्कूल। जैसा कि अपन केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे और टॉपिक्स में मेनली अपन ने कंसंट्रेशन कैलकुलेशन के मेथड्स पढ़े थे, तो उनमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं उसको। आई होप आपने नोट्स वगैरह मेंटेन कर लिए होंगे और आगे जो न्यूमेरिकल्स है वो भी आप करते रहिएगा। तो मैंने आपको बताया था जो मास परसेंट है उसका कैलकुलेशन चल रहा था। मास परसेंट कैलकुलेशन चल रहा था आपके मास परसेंट कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें अपन ने कुछ टर्म्स पढ़ ली थी। जैसे फर्स्ट टर्म थी W/W%, सेकंड टर्म थी आपकी W/V% एंड C पढ़ा था आपने V/V%। ये जो चीज़ें हैं आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं अपन। इसमें एक लास्ट टर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन थोड़ा टॉपिक जो है वो डिफरेंट आएगा अपना। देखिए, एक डिफरेंट मेथड है व्हेन concentration calculation is present at large scale then we should use these terms। ठीक है, तो क्या टर्म्स है ये? इसमें फर्स्ट है ppm। इसमें फर्स्ट क्या है? ppm है। फर्स्ट टर्म है आपकी ppm, इसे बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होता है। ppm % इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये जो है फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। जब हम ppm में यदि कंसंट्रेशन कैलकुलेशन करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, ये जो टर्म है ये टर्म आप क्या करोगे? यूज करोगे। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो टर्म है वो है B है PPB, इसे बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। PPB % इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 10⁹ यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे के बाद समझ में आप लोगों को, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो अपन कौन सा यूज करेंगे, PPB इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। ठीक है, यदि ppm में कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला, और PPB में करना है तो ये वाला फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके कंसंट्रेशन कैलकुलेशन जो है, इस तरह से आपका कंसंट्रेशन कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर फिनिश होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ अलग टॉपिक्स पे। देख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है ये आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो सॉल्यूट है, आपके पास में जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट जो है वो सॉल्वेंट में कितना मिक्स है। और कितना मिक्स है मीन्स ये होता है कि सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्वेंट में मिक्स होकर या सॉल्यूशन में मिक्स होकर उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे, तो अमाउंट सॉल्यूट का क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। वो क्या कहलाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी। देखिए, अमाउंट ऑफ solute which form saturated solution by mixing in solvent is known as solubility। आगे बात समझ में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग इन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। कोई भी जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का वो अमाउंट जो सॉल्वेंट में मिक्स होकर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे, उस सॉल्यूट की क्या होगी, वो सॉल्युबिलिटी होगी। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम ऑफ शुगर को जब हम 200 ml ऑफ H2O में मिक्स करते हैं, 10 ग्राम ऑफ शुगर को हम क्या करते हैं 200 ml ऑफ H2O में मिक्स करते हैं, तो हमको जो सॉल्यूशन मिला, ये सॉल्यूशन मिला सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया। तो अब ये जो है 10 ग्राम अमाउंट जो है वो शुगर का क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी। ये इसकी क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, 10 ग्राम पर 200 ml। आगे क्या बात समझ में, कोई दिक्कत है इसमें? इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन आगे देखेंगे इसमें डिफरेंट टाइप के जो सॉल्यूट्स है, उन सॉल्यूट्स की डिफरेंट टाइप के जो सॉल्वेंट्स है उनमें सॉल्युबिलिटी। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो ये है। तो क्या टॉपिक है अब आपका,
solubility of solids in liquids। अपना टॉपिक क्या है? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। जो सॉलिड होते हैं जब वो लिक्विड में हम उनको क्या करेंगे, सॉल्युबल करेंगे, तो कैसे उनकी सॉलिबिलिटी होती है और उस सॉलिबिलिटी को क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, ये चीज़ अपन इसमें समझेंगे। तो पहले तो हम सॉलिड की जो है वो सॉलिबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैक्सिमम amount of a solid which require to form a saturated solution at definite टेम्परेचर। तो कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड की सॉलिबिलिटी क्या होगी? उस सॉलिड की सॉलिबिलिटी ये होगी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड विच रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। एक डेफिनेट टेम्परेचर पर कोई भी जो सॉलिड है, उस सॉलिड की मैक्सिमम अमाउंट जो है वो अमाउंट उसकी क्या होगी, सॉलिबिलिटी होगी। तो हमको सॉलिड की सॉलिबिलिटी डिफाइन करनी है, तो हम कुछ इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम देखेंगे कि कोई भी जो सॉलिड होता है वो जब लिक्विड में डिजॉल्व होगा, उसको जब हम सॉल्युबल करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब फैक्टर्स हेडिंग हो जाएगी आपकी फैक्टर्स which affect solubility of solids and liquids। जो सॉलिबिलिटी है किसकी, सॉलिड्स की, किसमें, लिक्विड्स में, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे, आपके फर्स्ट है ए। फर्स्ट जो है वो आपका है नेचर ऑफ सॉलिड। फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, नेचर ऑफ सॉलिड। नेचर ऑफ सॉलिड जो है उसका मीन्स क्या है, देखिए सॉलिबिलिटी जो होती है उसका एक रूल होता है। सॉलिबिलिटी जो है इसका एक रूल होता है। इसका रूल क्या होता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ये एक रूल है। सॉलिबिलिटी जो होती है उसका रूल है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि कोई भी सॉल्वेंट जो होता है वो उसी सॉल्यूट को अपने आप में डिजॉल्व कर सकता है जब उस सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग नेचर होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास में NaCl है, आपके पास में क्या है, NaCl है, आपके पास में है NaCl। तो NaCl को डिसोसिएट करेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ये डिसोसिएट होगा। और यदि हम बात करें H2O की, तो ये जो है H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा। यानी कि इसका जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपका किस तरह का है,
पोलर नेचर का है। ये किस नेचर का है? पोलर नेचर का, दो पोल्स है पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसका जो है वो भी नेचर क्या है? इसका जो नेचर है वो भी क्या है? पोलर ही है। इसका भी क्या है? पोलर ही है। तो ये अपोजिट जो चार्ज है ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। आगे बात समझ में? तो इस वजह से ये क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, और इसीलिए ये भी क्या है? पोलर नेचर का है, और ये भी क्या है? पोलर नेचर का है। तो ये क्या हो सकता है? आराम से डिजॉल्व हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉलिड्स की, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जिस सॉलिड को हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। यदि उसकी नेचर सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग है तो सॉल्युबिलिटी हाई होगी, और यदि उसकी नेचर सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी जो है उसके चांसेस क्या है? बहुत कम है। तो अपन इसको देखते हैं। इसको आप कैसे लिखोगे? वी नो दैट according to solubility rule, like dissolve like, that's why when nature of solid is present like to solvent, then this solid can easily soluble in this particular solvent। ठीक है? अदरवाइज नॉट। आ गई ये बात समझ में? आपके पास में जो सॉलिड आपने लिया है वो क्या है? उसकी जो नेचर है वो क्या है? सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग है। यानी कि जैसा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यदि पोलर है और आपका सॉलिड भी क्या है? पोलर है, तो वो इजीली उसमें क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी रूल लाइक डिजोल्व लाइक, दैट्स वाई व्हेन नेचर ऑफ सॉलिड इज प्रेजेंट लाइक टू सॉल्वेंट देन दिस सॉलिड कैन इजीली सॉल्युबल इन दिस पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ठीक है? अदरवाइज नोट। फटाफट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपके सेकंड है, फर्स्ट हो गया आपका नेचर ऑफ सॉलिड, सेकंड है टेम्परेचर।
टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो किस तरह से इसको वेरी करता है वो चीज़ आप लोग देख लीजिए। देखिए, रिएक्शंस जो होती है टेम्परेचर के बेसिस पर 2 टाइप की होती है, एक होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। जैसे कोई रिएक्शन है आपके पास में, जैसे लाइम प्लस H2, लाइम प्लस H2, तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है आपकी एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये आपकी कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यदि हम एक और रिएक्शन है उसकी बात करें तो एक रिएक्शन है ये क्या है? आपकी शुगर है। तो ये जो रिएक्शन है ये है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में तो क्या हो रहा है आपके, इस रिएक्शन में आपको एनर्जी मिल रही है, हीट जो है वो बाहर रिलीज हो रही है। ठीक है, इवॉल्व हो रही है, और ये जो है इसमें क्या करनी पड़ रही है? अपन को इन्वॉल्व करनी पड़ रही है। क्लियर है चीज़? इसका मतलब ये होगा कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है इनमें क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी जो होगी, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी किसके? टेम्परेचर के। आगे की बात समझ में? एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है उसमें सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? टेम्परेचर के। यानी जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन हम बात करें एक्सोथर्मिक की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की यदि हम बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी वो इन्वर्सली होती है किसके? टेम्परेचर के। इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगी किसके? टेम्परेचर के। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। यानी कि यदि आपके पास में जो सॉलिड आप लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हो, उस सॉलिड के डिजॉल्व होने की जो टेंडेंसी है, जो प्रोसेस है, वो यदि क्या है? एंडोथर्मिक है, तो उसमें जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन यदि जिस सॉलिड को आप लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हो और ये जो प्रोसेस है वो कौन सा है? एक्सोथर्मिक है। इन दैट केस यदि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, इस केस में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या करने से? टेम्परेचर इंक्रीज करने से। लेकिन इस केस में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। टेम्परेचर क्या करने से? इंक्रीज करने से। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है? ध्यान में रखनी। क्लियर है चीज़? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अपन ने ये देख लिया कि टेम्परेचर जो होता है उसका क्या इफेक्ट होता है। अब देख लेते हैं अपन प्रेशर का इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में जब आप देखोगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है there is no effect of pressure at solubility of solid in liquid। आगे बात समझ में। प्रेशर जो होता है उसका कोई भी क्या नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। किसकी, सॉलिड्स की, लिक्विड में। अब बात करते हैं हम solubility of gases in liquids। जो गैस होती है उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस तरह अफेक्टेड होती है, किस तरह वह उसमें डिजॉल्व होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं, इफेक्ट आउट करते हैं। इस चीज़ को अपन को देखना है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम नेचर ऑफ गैस। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ गैस। देखिए गैस जो होती है उसकी नेचर बहुत ज़्यादा इस बात को अफेक्ट करती है कि वो गैस लिक्विड में डिज़ोल्व होगी या नहीं होगी। देखिए कुछ गैसें होती है जैसे SO2 हो गई, SO3 हो गई, NH3 हो गई, HCl हो गई। ये जो गैसें हैं ये इजीली क्या हो सकती है, वाटर में सॉल्युबल हो सकती है। ये क्या है, वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है। लेकिन हम कुछ गैसें जैसे आपके हो गई O2 हो गई, N2 हो गई, या फिर आपके हाइड्रोजन हो गई, या फिर हीलियम हो गई, ये जो गैसें होती है इन गैसों की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लो होती है। स्प्रिंगली सॉल्युबल इन H2O। आगे बात समझ में। तो नेचर ऑफ गैस जो है वो आपको पता चल गया होगा कि गैस जो होती है यदि पार्शियल नेचर, पोलर नेचर की है तो इजीली क्या हो सकती है, वाटर में सॉल्युबल हो सकती है, क्योंकि वाटर क्या है, खुद पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन गैस क्या है, आपकी नॉन पोलर नेचर की है, तो फिर वहाँ पर गैस का घुलना जो है उसमें डिजॉल्व होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन का यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या गैस का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो आप इसमें आप ये टेम्परेचर भी डाल सकते हो कि टेम्परेचर जो है, या आप इसमें टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन लिखो या आप टेम्परेचर लिखो, दोनों ही बात सही है। आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे जब भी, और यदि आप गैस का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करोगे तो क्या होता है कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी जो है गैस के पार्टिकल्स की, जैसे गैस के पार्टिकल्स जो उसमें हैं लिक्विड में, जो उसके गैस के पार्टिकल्स है, इन गैस के पार्टिकल्स की जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो ये सॉल्यूशन से, लिक्विड से कहाँ निकलेंगे, बाहर जाने लग जाएंगे। ये कहाँ जाने लग जाएंगे, बाहर जाने लग जाएंगे। मतलब इसमें लिक्विड में इनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन यू कैन से दैट इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ गैस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, solubility of gas is inversely proportional to temperature. Solubility of gas is inversely proportional to टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, यदि आप टेम्परेचर क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यदि आप टेम्परेचर क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस यही फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कोई भी जो गैस होती है उसको जब हम लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि यदि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैस के जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो गैस के पार्टिकल्स लिक्विड से कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन से बाहर आ जाएंगे। इट मीन्स इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यू कैन से दैट इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ गैसेज देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज डिक्रीज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके। क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आप इन नोट्स को बनाते रहिए। चैनल को आपको पता ही है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ही है। और जैसे जैसे आपका ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, थोड़ा न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ेगा, तो आप फटाफट इनको साथ के साथ करते रहिए। थैंक यू बेटा।